गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट्स तक पूरा किया था। अभी हम लोग अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, तो वो है ओवर डिपेंडेंस ऑन स्टाफ। तो अभी ये टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जो लाइन मैनेजर्स लोग हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा स्टाफ एक्सपर्ट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मेक्स द लाइन मैनेजर्स टू ओवर डिपेंड ऑन द स्टाफ एक्सपर्ट। देर आर केसेस वेयर द लाइन एग्जीक्यूटिव एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द स्टाफ स्पेशलिस्ट। तो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लाइन एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं स्टाफ स्पेशलिस्ट से। दे डिपेंड ऑन स्टाफ इवन फॉर माइनर रूटीन मैटर्स। तो छोटे छोटे रूटीन मैटर्स जो रहते हैं उनके ऊपर भी लाइन मैनेजर स्टाफ के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एडवाइस। तो जो भी स्टाफ लोग एडवाइस दे रहे उसका गलत मतलब निकालते हैं। एट टाइम्स द इनकॉम्पिटेंट लाइन्स एग्जीक्यूटिव मिस इंटरप्रेट एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइडेड बाय द स्टाफ। कभी कभी क्या होता है कि लाइन एग्जीक्यूटिव के लिए जो लोग हैं वो एक्सपर्ट का एडवाइस मिस इंटरप्रेट करते हैं, मतलब जो उनको फ़ायदे का लगता है वो उसको समझते हैं, उनका फ़ायदा जिसमें हो वैसा वो लोग अंडरस्टैंड करते हैं। दे में ऑल्सो इग्नोर वैल्यूएबल एडवाइस प्रोवाइडेड बाय द स्टाफ स्पेशलिस्ट। कभी कभी तो ये लोग इग्नोर भी करते हैं, जो स्टाफ स्पेशलिस्ट एडवाइस देते हैं उनको इग्नोर भी करते हैं। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ अनफेवरेबल रिजल्ट ऑकर्स द लाइन मैनेजर्स में शिफ्ट द ब्लेम ऑन द स्टाफ फॉर फॉल्टी एंड और डिलेड एडवाइस। तो अगर कुछ अनफेवरेबल सिचुएशन आता है तो लाइन मैनेजर्स जो ब्लेम है वो पूरा का पूरा ब्लेम स्टाफ के ऊपर डालते हैं कि उन्होंने फॉल्टी एडवाइस दिया या एडवाइस देने में लेट किया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, लाइन के लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टाफ के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टाफ लैक्स अथॉरिटी। स्टाफ के पास अथॉरिटी नहीं होती। द स्टाफ इज अनेबल टू कैरी आउट इट्स प्लान एंड रिकमेंडेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी न होने के वजह से स्टाफ के लोग प्लान कैरी आउट नहीं कर सकते, प्लान और रिकमेंडेशन कैरी आउट नहीं कर सकते। ओनली द लाइन मैनेजर्स आर गिवन अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन। सिर्फ लाइन मैनेजर्स को अथॉरिटी दी है डिसीजंस इम्प्लीमेंट करने के लिए। बाद में कंक्लूजन, अनलेस द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्लियरली स्टेटेड ऑफ बोथ द लाइन एंड स्टाफ पर्सनल देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्यूजन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब तक हम लोग दोनों स्टाफ और लाइन और स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज क्लियर नहीं कर सकते तब तक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। फिर अगला टाइप है, अगला क्वेश्चन रादर, वो है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम लोग उसके फीचर्स देखेंगे। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन was first developed in the United States in early 1950s to solve management problem in the aerospace industry। तो सबसे पहला इसकी शुरुआत हुई थी 1960 में यूएस में एरोस्पेस इंडस्ट्री में। तो उनको जब मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने का था तब द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन यूजेस टू or more coexisting structures, for instance it can combine a project। तो वो क्या करते हैं, दो या उससे ज़्यादा टाइप के स्ट्रक्चर्स वो कंबाइन करते हैं और उससे क्या होता है प्रोजेक्ट में दोनों टाइप के स्ट्रक्चर्स वो लेके आ रहे हैं तो उससे क्या होता है एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनता है जिसको और उसके फंक्शंस भी कंबाइन होते हैं। In type of organization, the project managers work in close coordination
विद डिपार्टमेंटल फंक्शनल हेड्स। तो इधर क्या होता है, ऐसे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं वो लोग डिपार्टमेंटल हेड्स के साथ कोऑपरेशन करके काम करते हैं। अभी इधर आप डायग्राम देखो, अभी कैसा है, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी। हर एक डिपार्टमेंट में आप अपने मैनेजर है, वो हेड्स है उस डिपार्टमेंट में, और उसके प्रोजेक्ट अभी अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो हर एक प्रोजेक्ट का अलग अलग मैनेजर है। जैसे प्रोजेक्ट ए मैनेजर, प्रोजेक्ट बी मैनेजर, प्रोजेक्ट सी मैनेजर, प्रोजेक्ट डी मैनेजर। तो ये मैनेजर क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की हेल्प ले रहे हैं उनका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इधर क्या लिखा है, इन द डायग्राम गिवन अबव द अथॉरिटी ऑफ डिपार्टमेंटल फंक्शनल हेड्स फ्लो डाउनवर्ड्स and the authority of the project manager flow across, thereby forming a grip or rectangular array, and that's why it is called as matrix organization. तो इधर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की जो अथॉरिटी है वो नीचे जा रही है, और जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स की अथॉरिटी ऐसे सामने जा रही है, जिससे एक रेक्टेंगुलर ग्रिड बन रही है। तो इसके लिए उसको हम लोग मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। From the above chart, it is clear that in a matrix organization, the matrix members have dual assignment. तो उनके जो members है उनको दो assignment होती है। They have to report to two bosses. इधर लोगों को दो bosses को reporting करना पड़ता है। सबसे पहला their functional और departmental head as well as to the project manager. तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट का हेड है उसको रिपोर्ट करना पड़ता है, और उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो बाद में हम लोग देखेंगे इसके फीचर्स ऑफ फीचर्स ऑफ मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, दो या ज़्यादा स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। For instance, it can combine project organization and functional structure. तो वो combine कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर लेंगे, एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर लेंगे, और वो क्या करेंगे, उसको कंबाइन करेंगे। तो जिससे हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो अगला पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स। तो the project managers are entrusted with the administrative task relating to the project such as, तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव काम देते हैं, जैसे दे डिसाइड व्हाट इज टू बी डन, दैट इज द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट। तो उनको डिसाइड करना होता है कि क्या करना है। दे कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस फंक्शनल मैनेजर्स। बाद में उनको फंक्शनल मैनेजर्स का एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीशेड्यूलिंग प्रोजेक्ट वर्क। अगर प्रोजेक्ट वर्क में कोई प्रॉब्लम आता है तो उनको रीशेड्यूल करना पड़ता है। तो ये सब काम प्रोजेक्ट मैनेजर्स को करने पड़ते हैं। मतलब हाँ, क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। बाद में ये फंक्शनल मैनेजर मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट को रीशेड्यूलिंग करना। तो ये सब प्रोजेक्ट मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बाद में responsibility of functional managers. The functional heads have authority over functional aspect of the project, such as they decide as to how the work is to be done. तो functional जो managers रहते हैं वो decide करते हैं कि काम कैसे करना है। They assign duties to the subordinates relating to the project. तो वो अपने subordinates को duties देते हैं क्या करना है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। बाद में प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। सबऑर्डिनेट्स हु आर डेप्यूटेड ऑन स्पेशल प्रोजेक्ट रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम टू बॉसेस। तो सबऑर्डिनेट्स को दो बॉसेस से ऑर्डर लेना पड़ता है। पहला है प्रोजेक्ट मैनेजर, दूसरा है फंक्शनल मैनेजर। एट टाइम्स द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड में क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो उससे क्या होता है, दो बॉसेस को रिपोर्टिंग करने से उससे क्या होता है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बाद में सूटेबिलिटी। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सूटेबल फॉर मल्टी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये टाइप के जो स्ट्रक्चर है ये मल्टी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है। फॉर इंस्टेंस it can be used for large construction firm that construct several building in several areas or towns at the same time. तो जो भी बड़ी अगर बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म है जो बहुत सारी बिल्डिंग एक ही एरिया में बहुत सारी एरिया में डेवलप कर रहे एक ही टाइम पे। ईच कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज मॉनिटर बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर विद द सपोर्ट फ्रॉम फंक्शनल डिपार्टमेंट। तो हर एक प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना पड़ता है प्रोजेक्ट मैनेजर को, और उसके लिए फंक्शनल डिपार्टमेंट से सपोर्ट लेना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। तो मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी स्पेशलाइजेशन। तो इससे क्या होता है स्पेशलाइजेशन जनरेट होता है। द प्रोजेक्ट मैनेजर कॉन्सेंट्रेट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, फंक्शनल मैनेजर कॉन्सेंट्रेट ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इधर क्या होता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखता है, फंक्शनल मैनेजर ये टेक्निकल काम देखता है। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ स्किल। द मैट्रिक्स सिस्टम हेल्प्स द एम्प्लॉय टू इम्प्रूव देयर नॉलेज एंड स्किल। मैट्रिक स्किल एम्प्लॉयज़ को अपना नॉलेज और स्किल इम्प्रूव करने के लिए मदद करता है। द एम्प्लॉय हैंडल चैलेंजिंग टास्क रिलेटिंग टू वेरियस प्रोजेक्ट। एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ द एम्प्लॉय कैन इम्प्रूव देयर नॉलेज एंड स्किल। तो उसके वजह से क्या होता है एम्प्लॉय जो है
अपना नॉलेज और स्किल इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन। इट एनकरेज इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन एज इम्पॉर्टेंट पर्सनल फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो वो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन को एनकरेज करता है क्योंकि जिसके वजह से पर्सनल लोग अलग अलग डिपार्ट्स में इकट्ठा काम करते हैं, अलग अलग पर्सनल लोग इकट्ठा काम करते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। फॉर इंस्टेंस प्रोजेक्ट मैनेजर में फेस टेक्निकल प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द प्रोजेक्ट। तो कोई प्रोजेक्ट मैनेजर को टेक्निकल प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। टू ओवरकम द प्रॉब्लम द प्रोजेक्ट मैनेजर गेट्स हेल्प फ्रॉम फंक्शनल मैनेजर। तो उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर को फंक्शनल मैनेजर से मदद मिल सकती है। द कमिंग टुगेदर ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट कैन लीड टू टीम वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को इकट्ठा आना एक प्रोजेक्ट के लिए, तो उससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क बनता है। आप क्या करो, इधर तक पढ़ते लो। ओके, हम लोग आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्ड टू चेंज। मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज सेवरल प्रोजेक्ट्स एट टाइम। एक ही टाइम में बहुत सारे प्रोजेक्ट वो रन कर सकते हैं। थ्रू क्विक डिसीजन दिस सिस्टम कैन रिस्पॉन्ड टू एनी एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट। तो इधर कैसे हम लोग क्विक डिसीजन लेते हैं, उसके क्या होगा कि जो सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करती है। कोई भी एडवर्स इफेक्ट अगर एनवायरनमेंट में हो रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड करती है। बाद में टॉप मैनेजमेंट कॉन्सेंट्रेट ऑन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। दिस सिस्टम enables the top management to devote time to strategic planning as administrative activities relating to the project are looked after by the project manager। तो इधर क्या होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपना टाइम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए दे सकती है, और उसके कारण कैसे रहता है कि ये अपना टॉप मैनेजमेंट प्लानिंग के लिए काम करेगी
और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ है उसको प्रोजेक्ट मैनेजर देखभाल करेंगे। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग फीचर्स देखेंगे। मीनिंग, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज अ टेम्पररी नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट कम टुगेदर टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज़। तो ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एक टेम्पररी नेटवर्क है, अलग अलग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का। ये लोग इकट्ठा आते हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसका फ़ायदा लेते हैं। इन अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज कैन शेयर कॉस्ट एंड स्किल्स। तो इधर क्या होता है, कंपनीज लोग अपना खर्चा और स्किल शेयर कर सकती है एक दूसरे में, एंड कैन हैव एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, और उनको ग्लोबल मार्केट को एक्सेस मिलता है विथ ईच पार्टिसिपेटिंग फर्म इन बेस्ट कैपेबिलिटीज़। तो उसमें कैसे रहता है, और उनको चांस दिया जाता है ग्लोबल मार्केट में पार्टिसिपेट होने का उनके सबसे बेस्ट कैपेबिलिटीज़ के साथ। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन एसोसिएटेड विथ सच टर्म्स एज वर्चुअल ऑफिस, वर्चुअल टीम्स एंड वर्चुअल लीडरशिप। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रहता है, उनके पास वर्चुअल ऑफिस रहता है, वर्चुअल टीम्स और वर्चुअल लीडरशिप होती है। द अल्टीमेट गोल ऑफ द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड इनोवेटिव हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इंस्टेंनियसली इन रिस्पॉन्ड टू कस्टमर डिमांड्स। तो इनका अल्टीमेट गोल क्या होता है, लोगों को इनोवेटिव नए नए प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और जो कस्टमर का डिमांड है उनको हमेशा रिस्पॉन्ड करना। अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, ये जो है वर्ल्ड की डिक्शनरी, द टर्म वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट रूट्स इन कंप्यूटर इंडस्ट्री। तो इसमें कैसे है कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जन्म कंप्यूटर इंडस्ट्री से हुआ है। When a computer appears to have a mega storage capacity, then it really possesses, it refers to as virtual memory है। तो उसमें कैसे रहता है, कंप्यूटर दिखता छोटा है लेकिन उसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी रहती है वो बहुत बड़ी रहती है। ये इसके पीछे एक आइडिया है। लाइकवाइज व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन असेंबल रिसोर्सेस फ्रॉम वैरायटी ऑफ फर्म, तो जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बहुत सारे रिसोर्सेस इकट्ठा करते हैं बहुत सारे फर्म्स से, तो ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत बड़ी दिखती है, जितनी है उससे भी काफ़ी बड़ी दिखती है ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। ठीक है, तो आप क्या करो, इधर तक बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं।
ओके, फिर हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।